जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है स्टार्टअप की किस्त नंबर 1। आइए जनाब, वो सब कुछ जानते हैं जिसमें कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कुछ आइडियाज़ को, कुछ स्टार्टअप, कुछ ऐसी चीज़ों को सामने ला रहे हैं जो कि दुनिया में काफ़ी इनोवेशन लाने वाला है। और इस सफ़र में बहुत से टूटे दिलों वाले, बहुत से पेरेंट्स से जुदा, बहुत सारी तकलीफ़ों वाले, अपनी अपनी एक अलग कहानी लिए हुए शख्स किसी ऐसे शख्स से मिलता है जो कि उसकी महरूमियों को कर देता है ख़त्म। और इस सफ़र में हर कोई फॉलो योर ड्रीम वाला पैशन लिए हुए है। कुछ लोगों का ड्रीम जो है वो कुछ अचीव करना है, कुछ लोगों का ड्रीम जो है वो कोई शख्स है, किसी का ड्रीम कुछ है, किसी का कुछ। लेकिन ये सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही मोहब्बत से एक दूसरे की परवाह करते हुए यूनिटी, कुछ कर देने का जो इनमें जुनून है कि वह सब कुछ कर सकते हैं और वो कर दिखाएंगे, वी कैन डू इट। और फिर ये सब कुछ सिर्फ एक बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। आपको दोस्ती नज़र आएगी, आपको मोहब्बत नज़र आएगी, आपको रिश्तों में वो जो एक ज़रूरी नहीं है कि खूनी रिश्ता हो, वो एहसास के जो रिश्ते हैं उनकी जो अपनायत है वो सब कुछ दिखेगा। बहुत कुछ फ़न है, कुछ दोस्त हैं और क्या कुछ है, आइए जानते हैं। स्टार्टअप के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रामे के कैरेक्टर्स अपने दिन की शुरुआत करते हैं और सभी तैयार होकर अपने बिजनेस पे जा रहे होते हैं। जो पहला किरदार हमें दिखाया जाता है उसका नाम है हान जी प्योंग। उसके पास एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीकर होता है जो कि हान जी प्योंग को जब भी किसी चीज़ के बारे में कुछ जानना होता है ना तो वो उससे पूछ लेता है और इस AI के डायरेक्टरी में जो कुछ भी सेव होता है उससे रिलेटेड वो उसे बता देता है। जैसे हम गरीबों के पास तो बेचारों के पास गूगल होता है ना, और हम उसी से पूछ लेते हैं सब कुछ। हे गूगल, टेल मी हाउ डू आई गेट माई हस्बैंड अ ब्रेन ट्रांसप्लांट। खैर, आज हान जी प्योंग जो है उनका AI स्पीकर उन्हें बताता है कि तुम आज एक ऐसे इंसान से मिलोगे जिसे तुम बरसों पहले भी जानते थे, लेकिन ख्याल रखना, हो सकता है कि ये इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल के रख दे। और हान जी प्योंग इस बात को मजाक में उड़ा के निकल पड़ता है। खैर, पहला किरदार ये जो हान जी प्योंग साहब हैं, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर होता है। इसका ये रिकॉर्ड होता है कि इसने जिस भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होता है ना, वह हमेशा कामयाब हुई होती है, कोई एक भी नाकाम नहीं होती, क्योंकि ये इंतहाई सुपर स्मार्ट और इंटेलिजेंट होता है और साथ ही साथ खूबसूरत भी है, देख ही सकते हैं आप लोग। ये चुनता ही उन आइडियाज़ को है जिन्होंने कामयाब होना ही होता है। बिल्कुल हमीन सिकंदर की तरह, याद तो होगा ना आपको आबे हयात में। खैर, अभी भी हान जी प्योंग एक स्टार्टअप रिले लेक्चर को ही अटेंड कर रहा होता है जहाँ पे उसके साथ स्टेज पर एक और खूबसूरत लड़की मौजूद होती है। यह है हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वॉन इंजे। थोड़ी सी मगरूर है और अमीर बाप की बेटी है जिसे हारना किसी से भी कबूल नहीं होता, और जीतने के लिए तो ये साहिबा किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी मॉर्निंग ग्रुप की CEO होती है और ये दोनों ही वहाँ बैठे लोगों के सवालों के जवाब दे रहे होते हैं। वहाँ ऑडियंस में से एक लड़का इस खूबसूरत लड़की वॉन इंजे से पूछता है कि क्या आपने अपनी पोस्ट के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं? तो ये उस लड़की की भी इंसल्ट कर देती है और साथ ही मुस्कुराते वैसे ये कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे काफ़ी हेटर्स हैं। तभी वहाँ ऑडियंस कहना शुरू कर देती है कि हाँ भाई, आज तक जो कुछ भी तुमने किया, कौन सा तुमने अपने बलबूते पर किया, सब कुछ तुमने अपने बाप से ही तो लिया है। यानी कि वो से सेल्फ मेड तुम थोड़ी हो, इस बात का ताना दे रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ होता है वहाँ पे अलग। वहाँ बैठी एक लड़की माइक लेती नहीं है, छीन लेती है और वो वॉन इंजे को उसके पुराने नाम 100 इंचे से बुलाती है। अब वॉन इंजे तो हैरान रह जाती है कि इसे मेरा पुराना यानी कि जो बचपन वाला नाम था वो कैसे पता है, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री में उसके उस पुराने नाम जो कि बचपन में जब वो बहुत छोटी थी उस नाम के बारे में तो किसी को भी नहीं पता था। तो फिर इस लड़की को कैसे पता चला? और फिर सब उसे ही देख रहे होते हैं। जी जनाब, तो ये है हमारे ड्रामे का सबसे मेन कैरेक्टर और यही है वो लड़की जिसके बारे में सुबह AI स्पीक ने कहा था
कि हाँ जी प्योंग, तुम ही एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हो जो तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देगा। और ये वो किरदार है जिसके पास होता कुछ भी नहीं है, यकीन जाने कुछ भी नहीं, लेकिन वो दुनिया को ऐसे दिखाती है जैसे उसके पास सब कुछ है और वो सब कुछ कर भी सकती है। और यकीन जाने यहाँ आने से पहले इसने वॉशरूम में बैठ के ना अपने फटे या फिर ये कह सकते हैं कि खराब हुए जो शूज थे ना, उनको ब्लैक मार्कर से ठीक किया था ताकि वो नए दिखें। और अब आप देखें यहाँ पे कि कैसे कॉन्फिडेंस से खड़ी हैं ये यहाँ पे। इसका नाम है सोडालमी। सोडालमी कॉन्फिडेंटली उस मगरूर सीईओ वॉन इंजे से कहती है कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा डिसीजन है जिसका पछतावा तुम्हें बाद में हुआ हो। लेकिन बस वॉन इंजे तो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि ये जो सीईओ बनी बैठी है यहाँ पर कोई और नहीं, ये इसी लड़की यानी सोडालमी की बड़ी बहन होती है। आज तो वो खुद सीईओ बनी बैठी है और उसकी बहन के तो ऐसे हालात हैं कि वो नए शूज तक खरीद नहीं सकती। तो ऐसा क्या हुआ था उन दोनों के दरमियान, उसको जानने के लिए फिर यहाँ से हमें माजी में ले जाया जाता है। 15 साल पहले क्या हुआ था वो दिखाया जाता है, यानी कि सोडालमी के बचपन के दिनों को दिखाया जाता है। सोडालमी अपने कमरे में अपनी बहन सो इंजे के साथ बैठी होती है, जबकि बाहर उन्हें अपने पेरेंट्स के लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। यहाँ तक के बात तो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। दरअसल उनके वालिदैन की लड़ाई की बड़ी वजह ये थी कि जो सोडालमी के पापा थे वो जहाँ जॉब करते थे वो शख्स बहुत बुरा इंसान था। वो उन्हें बहुत बेदर्दी से मारता और पीटता होता है और उसके बाबा वो जॉब नहीं करना चाहते होते और वो कहते हैं कि वो इस जॉब को छोड़ के अपना एक बिजनेस सेटअप करेंगे। लेकिन उसकी माँ का कहना होता है कि अगर तुम जॉब छोड़ोगे तो तुम्हें हमें भी छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल के खर्चे और बाकी के खर्चे कौन उठाएगा अगर तुम्हारी जॉब नहीं होगी। वो दोनों बहनें इन हालात से बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो फिर मदद के लिए अपनी दादी के पास जाती हैं। अगले दिन स्कूल से वापसी पे वो अपनी दादी की शॉप पे जाती हैं, जहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि यंग हांजी प्योंग भी वहाँ पे मौजूद होता है। यानी कि 15 साल पहले हांजी प्योंग भी वहीं था जहाँ ये दोनों बहनें थीं। अब वो दोनों बहनें दादी की शॉप से कुछ लेकर खा रही होती हैं और हांजी प्योंग सिर्फ उन्हें देख ही रहा होता है। खाने का तो उसका भी दिल होता है वो, लेकिन शायद उसके पास पैसे नहीं होते। अब वहाँ दोनों बहनें दादी को सारे हालात बताती हैं, लेकिन दादी भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी जो माँ होती है वो उसकी दादी को कुछ खास पसंद ही नहीं करती होती। यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि स्टोरी के सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली जो किरदार है ना, वो दादी ही हैं। दादी इतनी अच्छी हैं कि कुछ सीन्स देखकर तो आपको रोना ही आ जाएगा। इसके बाद जब वो दोनों बहनें घर आती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉस की मार से तंग आकर उनके बाबा ने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो अपनी दोनों बेटियों और बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें अलहदा होना ही पड़ता है। उनकी माँ उन दोनों से पूछती है कि तुम हम दोनों में से किसके साथ रहोगी, और उस वक्त सोडालमी पापा के साथ रहने का फैसला करती है। और ये जो बड़ी बहन आज सीईओ बनी बैठी है, इसका नाम होता है सो इंजे। ये अपनी माँ के साथ चली जाती है और फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि बचपन में ये दोनों बहनें अलग हो गई थी। लेकिन अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि 15 साल पहले वहाँ हांजी प्योंग भी था। उसकी क्या कहानी है आइए जानते हैं। हांजी प्योंग के दरअसल पेरेंट्स की डेथ बचपन में ही हो जाती है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती और वो जगह को ढूंढ रहा होता है। शाम तक जब उसे कोई घर नहीं मिलता और वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है तो बेचारा वो बारिश में भीग रहा होता है कि दादी उसे देख लेती हैं, उसे रहने के लिए जगह देती हैं और खाना भी, और वो रात वहीं उनकी शॉप में ही रहता है, जहाँ उसे एक डब्बे में काफ़ी सारे पैसे भी दिखते हैं जो कि दादी वहीं रख के गई थी। लेकिन वो उन्हें चुरा के भागता नहीं है और जब अगले दिन दादी पैसों को वहाँ पे देखती हैं ना तो वो बहुत खुश होती हैं और वो उसे अब से अच्छे बच्चे करके बुलाना शुरू कर देती हैं। अच्छे बच्चे तुमने खाना खाया, अच्छे बच्चे तुम क्या कर रहे हो। उससे वो बहुत प्यार करने लगती है। वो उन्हें कहता है कि आपने ये पैसे यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं, आप बैंक में क्यों नहीं रखवाती, आपके पैसे सेफ रहेंगे ना वहाँ पे। और वो उन्हें फिर बैंक भी खोल देता है।
यहाँ दादी जिसे अच्छा बच्चा कह रही है ना, जो उन्हें पैसे सेव करने के लिए बैंक अकाउंट खुलवा के भी दे रहा है, वो दादी के लिए नहीं बल्कि उसने अपने लिए किया है, क्योंकि खुद वो अपने नाम पे तो भी बैंक अकाउंट खुलवा नहीं सकता ना, उम्र कम थी ना उसकी, छोटा बच्चा जो है। और दादी मासूम को बातों में उलझा के उसने अकाउंट खुलवा लिया अपने फायदे के लिए। अब वो क्या फायदा है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। ये जो इतना कामयाब इन्वेस्टर अब बन चुका है, ये ऐसे काम तो बचपन से ही करता आ रहा है ना। फिर इससे अगले दिन सोडालमी जब स्कूल से वापस आ रही होती है तो उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो मुड़ के देखती है तो वहाँ पे जी प्योंग ही होता है, और फिर वो भाग के दादी की शॉप पे भी आ जाती है और कहती है कि ये मेरा पीछा कर रहा है, और साथ ही वो रोना भी शुरू हो जाती है। असल में उसे दुख तो अपनी बहन के और अपनी माँ के बिछड़ जाने का होता है। हाँ जी प्योंग भी काफी पीछे ही होता है और वो उसे ऐसा रोते हुए देख भी लेता है। उसे काफी तरस आता है इस पे। अब जब दादी देखती हैं कि ये तो वही अच्छा बच्चा है, तो फिर उसी दिन उसके पास जाती हैं और उससे सोडालमी के बारे में सब बता देती हैं कि कैसे उसकी बहन और माँ उससे अलग हो गई हैं और अब वो बहुत ज़्यादा उदास है। और फिर उससे कहती हैं कि क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? तुम जानते हो ना कि वो कितनी उदास है, और इस वक्त उसे किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो उसका दुख कम कर सके और वो उससे बातें भी करे। और फिर वो कहती हैं कि तुम प्लीज़ ये मेरा काम कर दो, तुम उसे लेटर लिखो, उसे कहो कि वो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है और तुम उससे दोस्ती करना चाहते हो। और वो कुछ सोचते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन वो अपना नाम उस लेटर में नहीं लिखना चाहता होता। अब वो नाम ढूंढने के लिए अपने इर्द गिर्द देखता है तो उसे न्यूज़पेपर में एक बच्चा नज़र आता है। वो उस आर्टिकल को पढ़ता है जिसमें से पता चलता है कि उसका नाम डोसेन है। तो बस वो वहाँ पे उस लेटर में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखता है, उसकी तारीफ़ें करता है और लिखता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। और वह आखिर में अपने नाम के बजाय नाम डोसान रख देता है। सोडालमी को जब वो लेटर मिलता है ना तो वो बहुत खुश हो जाती है, और वो भी फिर उसके जवाब में एक लेटर लिखती है। और वो दोनों अपने जो लेटर्स होते हैं ना, वो दादी के शॉप के बाहर एक छोटा सा घर बना हुआ होता है, वहाँ पे रख देते होते हैं और एक दूसरे के लेटर्स का वो इंतज़ार भी करते रहते हैं। और फिर ये सिलसिला तो चलता ही जाता है। शायद हांजी प्योंग की तरफ से कोई फीलिंग्स ऐसी नहीं थी क्योंकि वो तो दादी की मदद करने के लिए लेटर्स लिख रहा था ना, लेकिन कौन जानता था कि सोडालमी तो बस अपना सब कुछ उसे ही मान बैठी थी। उसने कभी किसी और लड़के से बात भी नहीं की थी। सबके बाद कोई उसके पास अगर आता भी तो वो उनसे बात तक नहीं करती थी। उसे तो सिर्फ और सिर्फ डोसेन के लेटर्स का ही इंतज़ार रहता था। वही उसका बेस्ट बडी था और वही उससे सारी बातें शेयर करती थी और किसी से भी नहीं। अब सोडालमी तो बहुत खुश रहने लगी थी और उसने ये सब कुछ एनजे को भी बता दिया था अपने पेन पॉल के बारे में, यानी कि डोसेन के बारे में। साथ ही साथ उसके पापा अपने बिजनेस के लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सारी खुशियां दे सकें। तभी जब हालात कुछ बेहतर होने लगते हैं, सो एनजे अपनी बहन को बताती है कि उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, और ये भी बताती है कि जो मेरे न्यू पापा हैं ना, वो बहुत अमीर हैं। और पैसे की चमक से एनजे को तो अपने पुराने रिश्ते ही भूल जाते हैं, उसका तो बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। वो सोडालमी से कहती है कि अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी क्योंकि मैं अच्छी जगह पढ़ूंगी, मैं अच्छा खाऊंगी। और साथ ही साथ उसे कहती है कि तुमने जो पापा के साथ रहने का फैसला किया था ना, वो बिल्कुल गलत किया था। और फिर इसी बात पे उन दोनों की बहुत लड़ाई भी हो जाती है। सोडालमी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है अपनी बहन की बातों से, और जाते हुए वो उसे कहती है कि अब मैं अपना नाम सो एनजे से बदल कर वो एनजे कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर है उसके नए पापा आ गए थे और उन्हीं का नाम उसने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। और इस तरह से दिखाया जाता है कि दो बहनें जो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी, इन इख्तलाफात की वजह से वो एक दूसरे से बहुत दूर हो गई थी, और वॉन एनजे अपनी माँ और नए पापा के साथ यूएस चली गई थी। और शायद यही डिसीजन था जिसके बारे में आज 15 साल बाद सोडालमी अपनी ही बहन से पूछती है कि अगर तुमने ऐसा कोई डिसीजन लिया है ज़िंदगी में जिस पर तुम्हें कोई पछतावा हुआ हो। और हॉल में बैठे सभी लोगों की नज़रें उस पर जमी होती हैं।
तो आपने देखा कि कैसे एक सेकंड में सोडालमी सबकी अटेंशन लेने में कामयाब हो गई। पूरा हॉल उसे देख रहा होता है खामोशी से, यहाँ तक कि 100 एनजे सॉरी 1 एनजे भी उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। और साथ ही साथ बैठा हांजी प्योंग भी कुछ सोचों में गुम हो जाता है कि ये नाम तो कुछ सुना सुना है। कैसे नहीं सुना होगा, आखिर 15 साल पहले इसी नाम को तो उसने इतने सारे लेटर्स लिखे थे। खैर, अब जब ये लेक्चर ख़त्म होता है और वो वापस आ रहे होते हैं, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सीन की। 15 साल बाद 2 बहनें मिलती हैं और लेक्चर के ख़त्म होने के बाद दोनों आमने सामने होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोडालमी के पास कुछ ना भी हो तो उसे दिखाना यही होता है कि उसके पास तो सब कुछ है। यानी वो अपनी बड़ी बहन से किसी भी कीमत पे कम नहीं लगना चाह रही होती। और उसकी बड़ी वजह यही थी कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन, जो आज एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO है, उसे ये लगे कि बचपन में पापा के साथ रहने का जो उसका डिसीजन था वो गलत था। अभी भी कुछ ऐसे ही करने की वो कोशिश कर रही होती है और वो कहती है, 1 एनजे, तुम्हें पता है मैं भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना एक बहुत ही स्मार्ट और कॉम्पिटेंट पार्टनर है डोसैन, जो कि मेरी मदद कर रहा है ना इसमें। हर एनजे को भी याद होता है कि बचपन में उसका पेन पॉल था ना डोसैन। तभी उसे कहती है, अच्छा ऐसा है, तो फिर एक काम करो ना, मेरा एक नेटवर्किंग इवेंट है, तुम उस दिन ना ज़रूर आना। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं वहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अपने बिजनेस आइडिया के लिए बहुत हेल्प मिल जाएगी। और हाँ, अपने उस कॉम्पिटेंट और स्मार्ट पार्टनर को, डोसैन को भी साथ लाना मत भूलना तुम। और ये बात सुनकर तो सोडालमी के जो चेहरे का रंग होता है ना, वही उड़ जाता है और उसकी बहन एनजे सब समझ जाती है कि ये सिर्फ शो ऑफ कर रही है मेरे सामने। आखिर उसकी बहन थी, बचपन से जानती थी उसके बारे में। तुम लेक्चर में मेरे डिसीजन के बारे में पूछ रही थी ना कि मुझे पछतावा है कि मैं मामा के साथ क्यों गई थी, तो तुम्हारा शुक्रिया, मुझे अब कोई पछतावा नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मामा के साथ ही गई, वरना मैं भी आज तुम्हारी तरह मार्कर से अपने ख़राब शूज़ ठीक कर रही होती। और ये जो तुम्हारा इमेजिनरी बॉयफ्रेंड जो कि शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हाँ, आज भी तुम दादी के पैसों पे ही पल रही हो। और मुझे देखो, मैं कहाँ हूँ आज, एक कंपनी की CEO हूँ मैं। और फिर वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ वहाँ से चली जाती है और अपनी कार में बैठ जाती है। सोडालमी को बहुत गुस्सा आता है और वो एनजे की कार के सामने खड़ी हो जाती है और उसे कहती है, मैं नेटवर्किंग इवेंट में ना ज़रूर आऊँगी, और वो भी डोसैन के साथ, ठीक है। और इसके बाद वो बस स्टॉप पे जाकर बैठ जाती है और खुद ही से बातें करने लगती है। और साथ ही साथ वो सोशल मीडिया पे ना डोसैन को ढूंढने की कोशिश भी करने लगती है। उसे खुद पे भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसने आखिर ये झूठ बोला ही क्यों उसके सामने। और फिर न जाने पता नहीं क्या सोचती है वो, और फिर पागलों की तरह ऊंचा ऊंचा वहीं पे बैठकर हंसना शुरू कर देती है। और सब लोग उसे ही देख रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या है। और दूर कार में बैठा हुआ हांजी प्योंग भी उसे ही देख रहा होता है कि आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विद हर। सोडालमी को तो भाई शायद बेहतरीन अटेंशन सीकर भी कह सकते हैं हम लोग, जहाँ जाती है लोगों की अटेंशन लेने में तो कामयाब हो ही जाती है। खैर, हांजी प्योंग भी सोचता है कि उसने डोसालमी नाम तो कहीं ज़रूर सुना था ना, इसीलिए वो उसे फॉलो करता है। सोडालमी यहाँ से सीधी अपनी दादी के पास जाती है और हांजी प्योंग दादी को तो फौरन ही पहचान लेता है और उसे 15 साल पहले क्या हुआ था वो सब याद आ जाता है। जहाँ इन दोनों बहनों की जिंदगी में 15 साल पहले बहुत सारे टर्न्स और ट्विस्ट आए थे, वहीं पे हांजी प्योंग की जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ था। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि हांजी प्योंग, जिसे दादी प्यार से अच्छा बच्चा कहती हैं, उसने दादी को एक बैंक अकाउंट खुलवा कर दिया था। दरअसल हांजी प्योंग का शुरू से ही दिमाग इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कैसे हासिल करना है इसमें बहुत तेज होता था, और वो दादी के बैंक अकाउंट को भी ना सीक्रेटली इस्तेमाल करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल कर लेता है। लेकिन दादी अपने बेटे यानी सोडालमी के पापा की बिजनेस में हेल्प करना चाह रही होती हैं और वो बैंक जाकर ना सारे पैसे निकलवा लेती हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उनके पैसे तो 10 गुना बढ़ चुके हैं
दादी तो हैरान ही रह जाती हैं। खैर वो सारे पैसे निकलवा लाती हैं और अकाउंट को बंद करवा देती हैं और इसकी खबर हांजी प्योंग को भी हो जाती है कि उसका तो अकाउंट बंद हो चुका है। दरअसल हांजी प्योंग अपने लिए एक घर वहाँ पे ढूंढ रहा होता है क्योंकि अब अच्छे खासे पैसे जो उसके पास आ चुके होते हैं और उसी को खरीदने के बाद जब वो पैसे देने लगता है तो एटीएम कार्ड ही नहीं चलता और वहाँ पे से पता चलता है कि उसका अकाउंट बंद हो जाता है और इसीलिए वो भाग के सीधा दादी के पास आता है। तो वहाँ पे वो देखता है कि दादी सारे के सारे पैसे अपने बेटे को दे रही होती हैं और वहाँ पे हांजी प्योंग को बहुत गुस्सा आता है। उनके बेटे के जाने के बाद वो सीधा दादी के पास जाता है और कहता है कि आप ये मेरे साथ कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे अच्छा बच्चा कहकर सही बेवकूफ़ बनाया है। इसमें मेरी मेहनत की कमाई थी और आप ये सारे के सारे पैसे अपने बेटे को कैसे दे सकती हैं? आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और अब मैं यहाँ पे आपके साथ नहीं रहूँगा। दादी बस उसे देखती ही रह जाती हैं और फिर वो अंदर जाकर उसके पैसे भी ले आती हैं और कहती हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे दिए थे, तुम्हारे नहीं। ये लो अच्छे बच्चे। और हांजी प्योंग ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और वो इस शहर को छोड़कर सियोल जाना चाह रहा होता है हमेशा के लिए। अब वो यहाँ से सीधा जाता है बस स्टेशन पर और वहाँ जाकर काफ़ी उदास बैठा होता है। और दादी, कहा ना कि दादी तो सबसे बहुत प्यार करती हैं और हांजी प्योंग से तो बहुत ही ज़्यादा वो करती होती हैं। दादी वहाँ आती हैं और उसे नए शूज़ देती हैं और उसे कहती हैं कि तुम ये पहन लो। वो कहता है कि मुझे नहीं पहने तो दादी नीचे बैठकर खुद उसके शूज़ बदलती हैं। यहाँ दादी के इस बच्चे के लिए जो प्यार दिखाया गया है ना, वो सच में दिल को छू जाने वाला है। और ये प्यार आप दादी के चेहरे पे भी देख सकते हैं और यहाँ पे जो यंग हांजी प्योंग है उसके चेहरे पे भी आप देख सकते हैं। चाहे वो इसका इजहार नहीं करता लेकिन वालिदैन की कमी को तो वो महसूस करता है और दादी की फॉर्म में उसे दोनों वालिदैन का प्यार मिल रहा होता है और शायद यहाँ पे वो ना जाने का फैसला भी दिल ही दिल में कर रहा होता है। लेकिन दादी जो उसे यहाँ पे नए शूज़ देती हैं ना, अब उसका क्या मतलब है? यहाँ पे हांजी प्योंग उनसे कहता है, इफ़ यू गिव समवन शूज़ दे विल रन अवे। दरअसल वो यहाँ पे इशारा कर रहा है कोरियन सुपरस्टिशन की तरफ। जैसे हमारे यहाँ लोग कह देते हैं ना कि उफ काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो ज़रूर कुछ बुरा होगा, ये वो। जैसे हम उर्दू में तोहम परस्ती और इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं, वैसे ही कोरियन कहते हैं इफ़ यू गिव शूज़ टू समवन स्पेशल टू यू दैट पर्सन विल रन अवे। दादी उसे कहती हैं कि तुम जाओ यहाँ से और अगर तुम कामयाब बिजनेसमैन बन गए ना तो वापस कभी लौट के ना आना। क्या है ना, मुझे जेलसी होगी। लेकिन हाँ, अगर फिर तुम किसी दिन बारिश में भीग रहे हो और तुम्हारे पास रहने की कोई जगह ना हो या फिर तुम्हें भूख लगी हो ना, तब ज़रूर मेरे पास वापस आ जाना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। और फिर जी प्योंग जाते जाते वापस आता है और उनसे गले मिलता है और काफ़ी इमोशनल सीन होता है यहाँ पे। लेकिन खैर फिर वो चला जाता है यहाँ से। और आज 15 साल बाद वो उस माँ और बाप के रिश्ते जैसी दादी को दोबारा देखता है और वो ये भी देखता है कि उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती और वो बहुत मेहनत कर रही होती हैं उम्र के इस हिस्से में भी अपनी पोती के लिए। और सब समझ जाता है सोडालमी के बारे में भी। खैर सोडालमी दादी को जाकर वो सब कुछ बता देती है जो आज के दिन हुआ होता है और इंजे को उसने क्या कुछ कहा था। सोडालमी कहती है कि 15 साल हो चुके हैं, मैं उससे कभी भूली नहीं हूँ और हाँ मैं उससे कभी मिली भी नहीं हूँ, लेकिन एक बार अब मुझे उससे मिलना है। मुझे नेटवर्किंग इवेंट में उसे हर सूरत में लेकर जाना है। मुझे इंजे को दिखाना है कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। मुझे ढूंढना है हर सूरत में दोसैन को। और दादी हैरान रह जाती हैं क्योंकि दादी को यकीन नहीं आ रहा होता। उन्हें लगा था कि 15 साल पहले की बात है और अब तक तो वो उसे भूल चुकी होगी, लेकिन वो हैरान रह जाती हैं ये देख कर कि वो उसे भूली नहीं थी, वो आज भी उसे याद करती थी। खैर सोडालमी के वहाँ से जाते ही हांजी प्योंग वहाँ पे आ जाता है और दादी तो उसे देखते बहुत खुश हो जाती हैं और वो फ़ौरन पहचान जाती हैं उसे।
हाँ जी प्योंग काफ़ी सारी उनसे बातें करता है और जाते हुए उन्हें अपना कार्ड दे जाता है और कहता है कि आपको कभी भी कोई भी काम हो ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हर दादी हमेशा की तरह से कहती हैं मुझे और तुमसे कोई काम अरे बाबा कभी नहीं होगा, लेकिन बाद में ऐसा ही होता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सोडालमी सोशल मीडिया पे जगह जगह डोसेन को ही ढूंढ रही होती है और इस वक्त उसे अपने पापा फिर से बहुत ज़्यादा याद आते हैं। उसे वो दिन याद आते हैं जब उसके पापा बिजनेस को सेटअप कर रहे थे ताकि वो अपनी फैमिली को एक साथ कर सकें। उनका बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन कहते हैं ना किस्मत के आगे भला किसकी चलती है। वो वक्त जब उनकी सक्सेस उनके बिल्कुल सामने थी और ज़िंदगी की खुशियाँ फिर से वापस आती हुई नज़र आ रही थी, उस वक्त आई भी तो क्या, मौत। जिस दिन उनका बिजनेस आइडिया एक्सेप्ट हुआ था उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी। और उस वक्त जब बहन, माँ और बाप चले गए थे तो उसके साथ सिर्फ कौन था, डोसेन। और उसके वो लेटर्स उसके लिए बहुत ख़ास थे जिन्होंने हमेशा उसके मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया था। वो आज भी 15 साल बाद इसीलिए उसे याद कर रही थी। उसके लेटर्स वो पढ़ती थी, उसे उसकी हैंड राइटिंग, उसकी विश, उसकी एक एक चीज़ याद थी। उसने ज़िंदगी में किसी और को आने कभी नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ उस डोसेन की वजह से। और आज भी बैठे वो यही कह रही थी कि डोसेन तुम मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो, लेकिन तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढूंगी। और फर्स्ट एपिसोड के एंड में ही दिखाया जाता है कि उसी शहर में एक डोसेन नाम का लड़का भी रहता होता है और ये है हमारे ड्रामे का चौथा कैरेक्टर। अब असल में ये हीरो है या फिर विलन, ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, लेकिन ये लड़का जो है ना चौथा कैरेक्टर जिसका नाम है डोसेन, ये भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है किसी न किसी चीज़ में। ये कोडिंग में सबसे बेस्ट होता है, बड़े से बड़ा हैकर जो है उसकी भी इसने छुट्टी कराई होती है और बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को इन हैकर से इसने बचाया होता है। और ये भी अपने बिजनेस आइडिया पे काम कर रहा होता है जो कि फेशियल रिकग्निशन से रिलेटेड होता है और उसी चीज़ को ये अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहा होता है। और यहाँ पे ये जो इसके दोस्त हैं ना, इनके बारे में भी डिटेल में बताऊंगी। बहुत बड़ी फिल्म है ये। 3 इडियट्स में कुछ दोस्तों की तरह ही हैं लेकिन कुछ मुख्तलिफ हैं। जैसे 3 इडियट्स में थोड़ा सा ऐसा दिखाया गया था कि वो लोग खुद अपनी नाकामियों, अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढते नहीं हैं बल्कि वो दूसरों पे लगा देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, पेरेंट्स ने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पे ये लोग पेरेंट्स को कुछ नहीं कहते, ये अपने अंदर बुराइयों को ढूंढते हैं, अपने अंदर की बुराइयों को ढूंढ के उन्हें फिक्स करने की कोशिश करते हैं। और इतनी ज़्यादा आपको इस दोस्ती में पॉजिटिविटी नज़र आने वाली है ना कि आप लोग मोटिवेट रहेंगे। और भाई ये जो दोस्त हैं इनके बारे में तफसीलन तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कितनी बड़ी फिल्में हैं, लेकिन यहाँ पे इतना बता दूं कि इन्होंने बचपन से लेकर 55 तक साथ रहने का फैसला किया है। चाहे जेब में 1 रुपया नहीं है इनके, लेकिन चेहरों पे 1 मिलियन वाली मुस्कुराहट जरूर दिखाई देगी। इन्होंने कहा हुआ है, चाहे जैसे भी हों हालात हम रहेंगे साथ साथ। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। है मेरी जीत तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार। और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड होती है ख़त्म। तो क्या सोडालमी अपने पेन पाल डोसेन को ढूंढ पाएगी? लेकिन डोसेन ने तो असल में लेटर्स उसे लिखे ही नहीं हैं, वो तो हान जी प्योंग ने लिखे हैं और वो तो पहले से ही उसके इर्द गिर्द है। तो अब सोडालमी अपनी बहन इंजे के सामने भी अपने डिसीजन को सही साबित कर पाएगी या नहीं, ये भी जानेंगे हम अगली ही एपिसोड में। तो जी जनाब, कैसी लगी ये बिजनेस आइडिया से भरपूर लेकिन साथ ही साथ कुछ टूटे बिखरे रिश्ते और खूबसूरत एहसास की मिली जुली एक कहानी? ज़रूर दीजिएगा अपना फीडबैक। कोई इम्प्रूवमेंट हो वीडियो के लिए, कुछ भी आप लोगों की सजेशंस हो, क्योंकि मैं पहली बार ड्रामास को इस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम हो सके इसमें इम्प्रूवमेंट। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। और जनाब, ये पहली एपिसोड है, मोटिवेशन लेवल आप लोगों ने भी हाई रखना है मेरा और
आप लोगों ने ज़रूर और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट भी करना है, चाहे कुछ भी कमेंट करें लेकिन ज़रूर करना है, ताकि नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द आपके पास आए। इतना बताती चलूँ कि ये ड्रामा कोई वो स्टार प्लस वाला नहीं है जिससे खींच के लंबा किया जाएगा। हर एपिसोड बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, हर एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, और इसके एपिसोड सिर्फ और सिर्फ 16 एपिसोड्स होंगे जिसमें ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।